नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिक भर्ती परीक्षा में पूछे गए जो पर्यावरण के प्रश्न है दोस्तों, उसके आगे के प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले हमने आपको 81 तक जो है प्रश्न को हल करा दिए थे दोस्तों। आज जो हम उसके आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे आपका 82 प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के मूल रूप से निम्नलिखित कार्य हैं। पहला ऑप्शन है आपका ऊर्जा प्रवाह और जैव भू रासायनिक चक्रण। दूसरा है ऊर्जा प्रवाह और उत्पादकता। तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र विकास और जैव भू रासायनिक चक्रण। और चौथा है खनिज चक्रण और सामुदायिक विकास। तो पारिस्थितिक तंत्र के मूल रूप से क्या कार्य हो जाएंगे इन चारों ऑप्शन में से? तो वो होगा आपका ऊर्जा का प्रवाह और जैव भू रासायनिक चक्रण। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का मात्रात्मक चरित्र नहीं है? जो समुदाय का मात्रात्मक चरित्र नहीं होगा उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मुखाकृत विज्ञान। दूसरा है आपका घनत्व। तीसरा है आच्छादन। चौथा है आपका आवृत्ति। तो कौन सा जो होगा आपके समुदाय का मात्रात्मक चरित्र नहीं होगा? तो वो हो जाएगा आपका मुखाकृत विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सही है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और विंध्याचल क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन है सुंदरवन, हिमालय, पूर्वी घाट और सतपुरा की पहाड़ियाँ। तीसरा ऑप्शन है हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका और सुदालैंड। चौथा है कांगेर घाटी, अचानकमार, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व और इंडो बर्मा विंध्याचल क्षेत्र। तो भारत के जैव विविधता के हॉट स्पॉट के संदर्भ में कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका और सुदालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, चराई खाद्य श्रृंखला प्रमुख है। जो चराई खाद्य श्रृंखला है वो किस तरह के पारिस्थितिक तंत्र में होगा? पहला ऑप्शन है आपका घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा है वन पारिस्थितिक तंत्र। तीसरा ऑप्शन है ए बी दोनों। और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो चराई जो खाद्य श्रृंखला वो किसका पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होगा? तो वो होगा आपके घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र है ना, जो चराई होगा घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का मतलब क्या है? जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है उसका क्या मतलब है? पहला ऑप्शन सीमा के बिना विकास। दूसरा ऑप्शन है सीमा के भीतर विकास। तीसरा जैविक क्षमता। और चौथा उक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है सीमा के भीतर जो है विकास का होना। तो ऑप्शन नंबर बी सीमा के भीतर आपका विकास करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बनिक पदार्थों, जो कार्बनिक पदार्थों में जटिल रूप से बंधे पोषक तत्व मिट्टी में सरल अकार्बनिक रूप में उपलब्ध प्रक्रिया के माध्यम से जारी किए जाते हैं, जिसे इस रूप में जाना जाता है। जो कार्बनिक जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका मिट्टी में सरल कार्बनिक अकार्बनिक रूप में क्या हो जा रहा है? टूट जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका उत्पादकता। दूसरा है लिटर फॉल। तीसरा है अपघटन। चौथा है आपका प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका अपघटन, डिकम्पोजिशन हो जाते हैं ना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्फिन है, मार्फिन क्या होते हैं ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन पशु उत्पाद है। दूसरा है पादप उत्पाद। तीसरा है जीवाणु उत्पाद है। और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं है। तो मार्फिन क्या होते हैं? मार्फिन एक तरह के आपके पादप उत्पाद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका पादप उत्पाद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, टी परीक्षण खाली स्थान द्वारा दिया गया था। टी परीक्षण किसने दिया है? पहला ऑप्शन स्पीयरमैन। दूसरा है डब्ल्यू एस गॉसेट।
तीसरा है आपका R.S. फिशर और चौथा है कार्ल पियर्सन। तो टी परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका W.S. गॉसेट के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका W.S. गॉसेट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुक्रमण की सुपर ऑर्गेनिज्म अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जो अनुक्रम है उसकी सुपर ऑर्गेनिज्म की कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था? पहला ऑप्शन है आपका क्लेमेट्स, दूसरा है ग्लिसन, तीसरा है वैन डे वॉकी और चौथा है आपका वॉकर के द्वारा। तो अनुक्रम के सुपर ऑर्गेनिज्म की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? इसका सही आंसर होगा आपका क्लेमेट्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अप्रवासन कारक होता है, जो अप्रवासन फैक्टर है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका जनसंख्या में कमी, दूसरा ऑप्शन है आपका जनसंख्या वृद्धि, तीसरा है जनसंख्या के आकार में कोई बदलाव नहीं, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो अप्रवासन कारक क्या होता है? इसका सही आंसर होगा जनसंख्या में वृद्धि, है ना, पॉपुलेशन में इंक्रीज होना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक नीच एक प्रजाति कथन किसके द्वारा दिया गया था? जो एक नीच है आपका और एक प्रजाति कथन जो है किसके द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन है आपका G.F. गॉज के द्वारा 1934 में, दूसरा ऑप्शन है क्रेप्स के द्वारा 1972, तीसरा ऑप्शन हचिसन के द्वारा 1957 और चौथा है आपका मैक ऑर्थर के द्वारा 1958 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नीच और एक प्रजाति का कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था आपका G.F. गॉज के द्वारा 1934 में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पौधों का योगदान होता है, जो पौधे हैं उसका मानव के आहार में कितना प्रतिशत योगदान होता है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है मानव आहार का 80% योगदान होता है पौधे का, दूसरा है मानव आहार का 65% योगदान, मानव आहार का 75% और चौथा है मानव आहार का 70%। तो पौधों का योगदान मानव के आहार में कितना प्रतिशत होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा 80% योगदान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हरे पौधे या लाइकेन या फिर आपके नीले हरे शैवाल से शुरू होने वाले सामान्य अनुक्रम को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका स्वपोषी उत्तराधिकार, दूसरा है आपका हेट्रोट्रॉफिक उत्तराधिकार, तीसरा है एलोजेनिक उत्तराधिकार और चौथा है प्राथमिक उत्तराधिकार, है ना। तो जो पौधे हरे पौधे या फिर आपके जो लाइकेन होते हैं उनसे या फिर हरे नीले हरे शैवाल है आपके, उनके सामान्य अनुक्रम को क्या कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वपोषी उत्तराधिकार, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना पाएंगे, हरे पौधे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे हम उच्च से निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं जैविक विविधता खालिस्तान होती जाती है। तो जैसे जैसे हम उच्च से निम्न अक्षांश की ओर जाते जाते हैं तो जैविक विविधता क्या होती जाती है? वो कम होती जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए कम होती जाती है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह स्थान जहाँ जीव रहता है क्या कहलाता है? बहुत ही जी प्रश्न, वह स्थान जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं वो क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है आपका आंशिक नीच, दूसरा है स्थानिक नीच, तीसरा है आपका हाइपर वॉल्यूम नीच, चौथा है आपका प्राकृतिक वास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ जीव रहते हैं वो आपका प्राकृतिक वास हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीडेटिव अपक्षय प्रक्रियाओं में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका वायवीय जीव, दूसरा है आपका अवायवीय जीव, तीसरा है ए बी दोनों यानी कि वायवीय और अवायवीय जीव दोनों और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑक्सीडेटिव अपक्षय प्रक्रिया में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो किया जाता है वायवीय जीव द्वारा, है ना, एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
एपीजू चोरी है ना, एपीजू चोरी शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है जानवरों द्वारा बीज फैलाव, दूसरा ऑप्शन है असंजन द्वारा बीज फैलाव, तीसरा है जानवरों द्वारा क्रॉस परागण और चौथा है पक्षियां रहित जानवरों द्वारा बीज का फैलाव करना। तो एपीजू चोरी शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा असंजन द्वारा बीज का फैलना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देर से आने वाली प्रजाति को माना जाता है, जो देर से आने वाली प्रजाति है उनको क्या माना जाएगा? पहला ऑप्शन है प्रकृति में लचीला, दूसरा है प्रकृति में प्रतिरोधी, तीसरा है प्रकृति में स्थायी, चौथा है आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो देर से आने वाली प्रजाति को क्या माना जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा प्रकृति में प्रतिरोधी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जैव भौगोलिक क्षेत्र है, तो भारत का सबसे बड़ा जैव भौगोलिक क्षेत्र आपको पूछा गया है। पहला ऑप्शन है रेगिस्तान, दूसरा है हिमालय, तीसरा है दक्कन प्रायद्वीप, चौथा है गंगा के मैदान। तो भारत का सबसे बड़ा जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा आपका दक्कन का प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं एक अंतःक्रिया जो एक प्रजाति की आबादी को कम करती है जबकि दूसरी प्रजाति को अप्रभावित रहती है, जबकि जो दूसरी प्रजाति है वो क्या है? अप्रभावित रहती है, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका आमेसलिज्म कहेंगे, दूसरा है असम्मित प्रतियोगिता, तीसरा है नकारात्मक संघ और चौथा है शोषण प्रतियोगिता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका आमेसलिज्म कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? आमेसलिज्म कहेंगे। तो ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका स्वस्थानीय संरक्षण रणनीतियों में कौन सा नहीं आता है? जो स्वस्थानीय संरक्षण है, कंजर्वेशन है आपका, C2 कंजर्वेशन, उसमें कौन सा नहीं आएगा? पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा है जीवमंडल रिजर्व, चौथा है आपका बॉटनिकल गार्डन। तो C2 जो कंजर्वेशन है उसमें कौन सा जो रणनीति है, स्ट्रेटजीज है, वो नहीं आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका बॉटनिकल गार्डन, है ना, ऑप्शन नंबर डी। बॉटनिकल गार्डन आपके C2 कंजर्वेशन में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर चयन और के चयन की अवधारणा मूल रूप से किसके द्वारा दी गई थी? पहला ऑप्शन है स्मिथ द्वारा 1935 में, दूसरा है आपका हार्पर द्वारा 1977, तीसरा है एली द्वारा दिया गया था 1958 और मैक ऑर्थर और विल्सन द्वारा 1967 में दिया गया था। तो आर चयन और के चयन की मूल अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका मैक ऑर्थर और विल्सन के द्वारा 1967 में दिया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्लेमेंटियन की परिकल्पना के अनुसार अनुक्रम प्रक्रिया का क्रम है ना। क्लेमेंटियन की जो परिकल्पना है, उनकी जो हाइपोथेसिस है, उसके अनुसार अनुक्रम की जो प्रोसेस का क्रम है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने किया था न्यूडेशन, उसके बाद माइग्रेशन, फिर उसके बाद किया था एसिसिस और प्रतिक्रिया, फिर प्रतियोगिता, फिर स्थिरीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको मैथ से दे दिया है। एक श्रृंखला में, जैसे कि आपको एक श्रृंखला दी गई है यहाँ पे सीरीज में 5, 3, 7, 4, 9 और 7 और 6 की बहुलक, यानी कि आपको यहाँ पे मोड पूछा जा रहा है और माध्यिका मीडियन आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें बहुलक जो है जो ज़्यादा बार रिपीट हुए होंगे, तो यहाँ पे आपका जो मोड होगा यानी कि बहुलक होगा वो कितना आ जाएगा? 7 निकल के आ जाएगा, है ना। और आपको मीडियन निकालना है, तो मीडियन आपको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जमाएंगे तो कैसे आएगा? सबसे पहले 3, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 4, फिर 5, उसके बाद क्या आएगा? 6, फिर 7,
7 और 9। इस तरीके से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले जमाएंगे। उसके बाद क्या है आपके पास, इसको देख लेना है कि कितने टर्म है। तो यहाँ पे आपके कितने टर्म है, 2 4 6 और एक 7 है, यानी कि ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो उसमें एक ऐड करके हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसके उतना नंबर का जो पद होगा वो आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो क्या हो गया यहाँ पे, 7 पद है तो 7 प्लस 1 करके 2 से भाग दे देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 8/2 यानी कि आपका 4। तो चौथा पद आपको देखना पड़ेगा, ये चौथा पद जो होगा यहाँ पे आपका, है ना, चौथा पद क्या होगा, 1 2 3 4, यानी कि 6 जो होगा यहाँ पे आपका माध्यिका हो जाएगा। तो मोड निकल के आ गया आपका 7 और मीडियन जो निकल के आ गया वो 6 निकल के आ गया। तो क्या हो जाएगा आपका, मोड जो होगा वो क्या हो जाएगा, 7 और मीडियन 6। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको किस साल लॉन्च किया गया था। पहला 1970, दूसरा है 1972, तीसरा ऑप्शन 1973, चौथा है 1971 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर को कौन से साल में लॉन्च किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1973 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रसरण का विश्लेषण एनोवा कई आबादी की तुलना करने का एक सांख्यिकीय तरीका है। यह कौन सा तरीका है। पहला ऑप्शन है आपका औसत निकालना, फिर प्रसरण, उसके बाद मानक विचलन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रसरण का विश्लेषण यानी कि इनोवा कई आबादी की तुलना करने का एक सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक जो है आपका मेथड है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो होगा इनमें से करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, वो आपका मीन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे औसत करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सकल प्रकाश संश्लेषण जो कि आपका जीपी है, सकल प्रकाश संश्लेषण की दर और सामुदायिक श्वसन की दर सीआर के अनुपात के आधार पर अनुक्रमण को विभाजित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे ऑटोजेनिक अनुक्रम और एलोजेनिक अनुक्रम, दूसरा है स्वपोषी अनुक्रम और विषमपोषी अनुक्रम, तीसरा है प्राथमिक अनुक्रम और माध्यमिक अनुक्रम, और फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रा-रॉच अनुक्रम और जेरा-रॉच अनुक्रम। तो जो प्रकाश संश्लेषण में जीपी है आपका, सकल जो प्रकाश संश्लेषण और सामुदायिक श्वसन दर है, उसके अनुपात को क्या कहा जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका क्या, स्वपोषी अनुक्रमण और विषमपोषी अनुक्रमण। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायु प्रदूषकों के वितरण को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है आपका आर्द्रता, दूसरा है घाटी, तीसरा है धूप, चौथा है आपका सभी। तो कौन सा कारक जो होगा वायु प्रदूषकों के वितरण को प्रभावित करेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा आपका आर्द्रता भी प्रभावित करेगी, आपकी घाटी भी, और आपका जो धूप होगा ये भी प्रभावित करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मर्मज्ञ कलियां मिट्टी द्वारा संरक्षित जमीन की सतह पर स्थिर होती है। जो मर्मज्ञ कलियां होती है वो मिट्टी द्वारा संरक्षित जमीन की सतह पर क्या है, स्थित रहती है। तो उसको क्या कहेंगे, पहला है फेनेरोफाइट्स, दूसरा है केमियोफाइट्स, तीसरा है हेमियोक्रिप्टोफाइट्स और चौथा है जियोफाइट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा क्या, हेमियोक्रिप्टोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हेमियोक्रिप्टोफाइट्स करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव कान बिना किसी क्षति या सुनवाई हानि के खाली स्थान डेसिबल तक की ध्वनि ले सकते हैं। जो मनुष्य का कान है वो कितने डेसिबल तक तो ध्वनि को सुन सकता है। पहला ऑप्शन है 60 डेसिबल, दूसरा है 80 डेसिबल, तीसरा है 70 डेसिबल, चौथा है आपका 90 डेसिबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 60 डेसिबल, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका 60 डेसिबल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उच्च बेसल क्षेत्र वाली ओवर स्टोरी प्रजातियों को माना जाता है। जो उच्चतम बेसल क्षेत्र की ओवर स्टोरी जो प्रजाति है उसको क्या माना जाएगा। पहला ऑप्शन है उप प्रमुख, दूसरा है सह प्रमुख, तीसरा है
प्रभुत्व वाला और चौथा है कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका प्रभुत्व वाला, है ना, जो डोमिनेंट होंगे उसको माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जैविक अजैविक और जैविक घटक मिलकर निम्नलिखित में से किसका निर्माण करते हैं। जो अजैविक घटक है और आपके जैविक घटक हैं वो मिल करके किसका निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो आपके बायोम का निर्माण करते हैं ना, बायोम पर्यावरण, बायोम इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। कौन सा आपका नेशनल पार्क है जिसमें बाघों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। पहला ऑप्शन है मानस राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में जो टाइगर है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन से राज्य में है ना, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, पूर्व औद्योगिक 1750 ईस्वी में कार्बन डाइऑक्साइड क्षोभ मंडलीय सांद्रता थी। जो पूर्व औद्योगिक है आपका प्री इंडस्ट्रियल है, 1750 में कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका क्षोभ मंडल में सांद्रता कितनी थी। पहला ऑप्शन है 300 ppm, दूसरा है आपका 280 ppm, तीसरा है 290 ppm और चौथा है आपका 270 ppm। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका 280 ppm, है ना, ऑप्शन नंबर बी 280 ppm जो थी वो 1750 में जो पूर्व औद्योगिक हुआ उस समय क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऐसी प्रजातियां जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से समुदाय पर बड़ा प्रभाव पड़ता है क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है प्रभुत्व वाली जाति, दूसरा है आपका सह प्रमुख जाति, तीसरा है मूल तत्व जाति और चौथा है उप प्रमुख जाति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका मूल तत्व जाति, है ना, ऑप्शन नंबर सी मूल तत्व जाति आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल प्रकार का उत्तरजीवी वक्र पाया जाता है। जो उत्तल प्रकार है आपका कॉन्वेक्स टाइप के जो आपके उत्तरजीवी वक्र है वो कहाँ पाए जाएंगे। पहला है आपका समुद्री कछुआ, दूसरा है छिपकली, तीसरा है आपका हाथी, चौथा है आपका मूषक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका हाथी, है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में आर्द्रता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र में होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विश्व की 3 लाख पौधों की प्रजातियों का 0.10%, दूसरा ऑप्शन है आपका विश्व की 3 लाख पौधे की प्रजातियों का 0.5%, तीसरा ऑप्शन है विश्व की 3 लाख पौधों की प्रजातियों का 0.02% और चौथा ऑप्शन है आपका विश्व की 3 लाख पौधों की प्रजातियों का 0.15%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका विश्व की जो 3 लाख पौधों की प्रजातियों का 0.5% आपका जैव विविधता की हॉट स्पॉट के लिए जो अर्हता प्राप्त है वो क्षेत्र होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरणीय परिस्थितियों की कुल श्रृंखला जो बिना किसी प्रतिस्पर्धा और अन्य प्रजातियों के शिकार के अस्तित्व के लिए उपयुक्त है वह क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका मौलिक नीच कहलाती है, उसे हम मौलिक नीच कहते हैं ना, फंडामेंटल नीचे आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आर्किड अभ्यारण्य की स्थापना खाली स्थान में की गई थी। जो आर्किड अभ्यारण्य है उसकी स्थापना जो है कहाँ की गई थी। पहला ऑप्शन असम, दूसरा मेघालय, तीसरा सिक्किम, चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आर्किड अभ्यारण्य की स्थापना कहाँ की गई थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खारे पानी के पारितंत्र का उदाहरण है। जो आपका खारे पानी है उसके पारितंत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है स्ट्रीम,
दूसरा है तालाब, तीसरा है डेल्टा, चौथा है आपका गहरा सागर। तो खारी पानी की परितंत्र का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो वो होगा आपका डेल्टा, है ना। ऑप्शन नंबर सी डेल्टा जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तव में पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा का प्रतिशत है। वास्तव में जो पृथ्वी की सतह पर है ना, पृथ्वी के जो सरफेस है वहाँ पे जो सौर ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? पहला ऑप्शन है 47%, दूसरा है 45%, तीसरा 44% या फिर 48%। तो वास्तव में पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत होता है? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 47%। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण में कुछ निरंतर जैविक गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप वास्तविक क्लाइमैक्स की जगह लेने वाली वनस्पति को क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है सब क्लाइमैक्स, दूसरा ऑप्शन है आपका डिसक्लाइमैक्स, तीसरा है प्री क्लाइमैक्स, चौथा है आपका पोस्ट क्लाइमैक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा यहाँ पे आपका डिसक्लाइमैक्स, है ना। डिसक्लाइमैक्स जो होगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन रेड डाटा बुक, है ना, जो रेड डाटा बुक की संकटग्रस्त श्रेणियों के अंतर्गत शामिल है? पहला ऑप्शन है आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दूसरा है आपका विलुप्त होने के कगार पर, तीसरा है आपका वल्नरेबल और चौथा है उपरोक्त सभी, यानी कि सभी। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा रेड डाटा बुक के लिए? तो वो होगा क्या? वो होगा यहाँ पे आपका सभी, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमण मॉडल कॉर्नेल और स्लेटियर द्वारा प्रस्तावित किया गया था, है ना। कॉर्नियर द्वारा, जो कॉर्नेल और स्लेटियर द्वारा जो है आपका अनुक्रमण मॉडल जो है प्रस्तावित किया गया था। पहला ऑप्शन है सुविधा, सहिष्णुता और निषेध मॉडल, दूसरा है एकीकृत मॉडल, तीसरा ऑप्शन है रिले फ्लोरिस्टिक मॉडल और चौथा है प्रारंभिक फ्लोरिस्टिक मॉडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका सुविधा, सहिष्णुता और निषेध मॉडल। तो ऑप्शन नंबर एक जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके वैज्ञानिक भर्ती परीक्षा में पूछे गए पर्यावरण के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह से आपके पर्यावरण एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।